Good morning all of you. Today I shall teach you about the BSc third year in organic chemistry. Today I shall teach you the acids and bases. There are various concepts also having acids and bases. जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको BSc थर्ड ईयर का एसिड बेस और सेकेंड ईयर का भी यह चैप्टर है। BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एसिड और बेस पढ़ाने जा रहा हूँ और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम आपको अम्ल और क्षार के विषय में बताते हुए साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हम लोग एसिड्स और बेस को कैसे पहचानते हैं अपने दैनिक जीवन में। अपने दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार को हम पहचानने के लिए यह जानते हैं कि अम्ल का मतलब होता है खट्टा। अगर कोई चीज़ स्वाद में खट्टा है तो उसे हम अम्ल कह देते हैं, और यदि कोई चीज़ नमकपन में है, नमकीन है, तो उसे हम क्षार कह देते हैं। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसका विभेद किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी प्राइमरी क्लास से ऊपर जूनियर हाई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपके अध्यापक पढ़ाते हैं कि अम्ल उसे कहते हैं जो H+ आयन देता है और क्षार उसे कहते हैं जो OH- देता है। जैसे कि अगर हम जल की बात करें, वाटर की, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है ऑलरेडी उसका जो फार्मूला होता है वह H2O होता है। H2O को जब हम लोग तोड़ेंगे तो वह H+ और OH- में टूटेगा। तो आपने देखा कि जो H+ देता है वह क्या होता है, एसिड होता है, और जो OH- देता है वह क्या होता है, बेस होता है। तो अम्ल और क्षार में यही मतलब कि जो अम्ल होता है वो H+ देगा, जो OH- देगा वह क्षार होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये बताइए कि H+ और OH- जो जल है वह दोनों दे रहा है, तो इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों हैं? बिल्कुल, यह एक उदासीन हो जाता है। जहाँ पे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है, बना हुआ जो उत्पाद होता है वह ऑलरेडी आपका उदासीन होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों पाए जाए, ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम pH मीटर लगाते हैं। pH मीटर क्या होता है? जो pH मीटर होता है वह ऑलरेडी एक प्रकार का है ना, एसिड और बेस को एनालाइज करने वाला मीटर होता है। pH मीटर में यह बताया जाता है कि अगर उसका pH मान ऑलरेडी 7 से कम है तो वहाँ पर वह एसिडिक होगा, अगर वहाँ पे 7 से ऊपर होता है तो वह बेस होता है। तो pH मीटर के आधार पे जैसे हम किसी तालाब का, किसी नदी का, किसी दरिया का ऑलरेडी हम pH मीटर के तहत उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर निकाल लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आते थे, उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और बताया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है और किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही पॉपुलर वैज्ञानिक एक आता है जिसका नाम आर्हेनियस होता है। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम आपको एसिड और बेस बताएंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि एसिड्स क्या है और बेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि जो H+ आयन देते हैं या OH- आयन देते हैं उन्हीं के अंदर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होते हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे आर्हेनियस को हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस का कंसेप्ट हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर में ले लेते हैं कि आर्हेनियस ने क्या एसिडिक और क्या बेसिक कैरेक्टर दिया हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आर्हेनियस ने कहा कि एसिड्स आर दोज which is remove the H+ आयन, जो आसानी के साथ H+ आयन को रिमूव कर दे। which is remove the H+ आयन, जो H+ आयन को क्या कर दे, आसानी के साथ रिमूव कर दे। यानी आर्हेनियस ने कहा कि जो आसानी के साथ H+ आयन को रिमूव कर देगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, एसिड्स हो जाएगा।
आर्हीनियस ने क्या कहा? आर्हीनियस ने कहा एसिड्स आर दोज व्हिच इज रिमूव द H प्लस आयन, जो इजिली रूप से एसिड्स आर दोज व्हिच इज रिमूव द H प्लस आयन, जो इजिली तरीके से HR प्लस आयन को क्या करे? रिमूव कर दे, आसानी से H प्लस आयन निकाले, उसे हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं H2SO4 है, क्या है ये? H2SO4 है। अब जैसे ही हम H2SO4 को तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? H प्लस आयन और प्लस HSO4 1 किस में टूटेगा? ये H प्लस आयन में टूटेगा प्लस HSO4 1 में टूटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिड्स होते हैं वह H प्लस आयन देते हैं, इन्होंने यहाँ पर H प्लस आयन दिया, इसलिए यह क्या हो गया? एसिड्स हो गया। आर्हीनियस का कंसेप्ट है कि जो H प्लस आयन देगा, जो H प्लस आयन देगा वो ऑलरेडी क्या होगा? एसिड्स होगा। यानी आर्हीनियस गिव्स दैट those atoms, those compounds which are given the H plus ion easily is known as acids। तो आपने देखा कि आर्हीनियस कंसेप्ट में हमने आपको बताया एसिड एंड बेस कंसेप्ट। क्लियर? तो आर्हीनियस ने क्या कहा? आर्हीनियस ने बताया कि एसिड्स जो होंगे एसिड्स आर दोज व्हिच इज easily remove the H प्लस आयन। एसिड्स वह होते हैं जो आसानी के साथ H प्लस आयन दे देते हैं। यानी जब हम किसी का हाइड्रोलिसिस कराएंगे वो आसानी के साथ H प्लस आयन में टूट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। जैसे आप देखिए ये H2SO4 है, अब जैसे ही मैं इसे तोड़ूंगा या किस में टूट जाएगा भाई? H प्लस प्लस HSO4 1 इसमें टूट जाएगा। H2SO4 है, जैसे मैंने इसको तोड़ा किस में तोड़ा? H प्लस प्लस HSO4 1 तो ये क्या हो गया भाई? यह क्या है? यह एसिडिक है, यह एक प्रोटॉन है, तो इसे यह एसिड हो गया। इसलिए क्या बता रहा है? कौन दे रहा है भाई? H2SO4 दे रहा है। जब H2SO4 दे रहा है यहाँ पर, तो ये क्या दे रहा है भाई? H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए यह क्या होगा? एसिड होगा। क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? एसिड्स आर दोज व्हिच इज इजीली रिमूव द H प्लस आयन। एसिड तो वह होगा जो H प्लस आयन को देगा। जब यह H प्लस आयन को दे रहा है तो यह क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, क्योंकि यह H प्लस आयन को दे रहा है। अगला देखिएगा, जैसे ये HNO3 हो गया, क्या हो गया? HNO3। और जैसे ये HNO3 हो गया, इसने क्या दिया भाई? H प्लस दिया, और फिर बचा क्या भाई? NO3 1 नाइट्रेट 1 बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया? H प्लस आयन दे रहा है HNO3, H प्लस आयन देने की वजह से ये क्या हो गया? एसिड हो गया। ये क्या है भाई? एसिड। ये भी क्या है? एसिड है। तो आर्हीनियस ने बताया कि जब किसी भी केमिकल के अंदर से H प्लस आयन निकलेगा तो ऑलरेडी वो क्या होगा? एसिड होगा। जैसे H2SO4 क्या है? एसिड है। HNO3 क्या है? एसिड है। HCl आप देख सकते हैं, तो HCl को जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो यह क्या दे रहा है भाई? H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए यह क्या है? एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस के अनुसार, याद कर लीजिएगा, आर्हीनियस के अनुसार जो H प्लस आयन देगा वह एसिड होगा। आर्हीनियस के अनुसार जो H प्लस आयन देगा वह एसिड होगा। आपने यहाँ पर देखा H2SO4 है, यह टूटा H प्लस प्लस HSO4 1 में, इसलिए यह क्या है भाई? एसिड है। HNO3 किस में टूटा? H प्लस प्लस NO3 1 में, इसलिए यह क्या है? एसिड है। HCl किस में टूटा? H प्लस प्लस Cl में, इसलिए यह क्या है? एसिड है। क्योंकि वह क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है, इसीलिए आर्हीनियस ने कहा एसिड्स आर दोज व्हिच इज इजीली रिमूव द H प्लस आयन। एसिड्स वह होंगे जो H प्लस आयन को देंगे। जैसे और भी देख सकते हैं आप, जैसे आप और भी देख सकते हैं, ऑलरेडी
यहाँ पे ये बाइसल्फेट आयन है, जैसे आप देख लीजिए H2S3PO4, ऐसा भी ऑर्थिफॉस्फोरिक एसिड यह भी होता है। तो कुल मिला करके हम यह कह सकते हैं कि जो H+ आयन देगा वह क्या हो जाएगा भाई, एसिड हो जाएगा। अब आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, उसके बाद NO3 होता है, फिर उसके बाद H2SO4 होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, H3PO4 होता है। यह कंपटीशन के तौर से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है एसिडिक कैरेक्टर। ये ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, आपको हम बता दें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ में घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा क्या है HCl, फिर क्या है NO3, फिर क्या है H2SO4, फिर क्या है H3PO4। तो सबसे ज्यादा कौन है HCl है, फिर कौन है NO3। यह कंपटीशन में भी पूछता है कि एसिड, कभी इसमें पूछ भी दे देता है और पूछ देता है इस मोर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसमें। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है HCl है, सबसे कमजोर कौन सा है H3PO4 है। तो आपको इस चीज को गौर करना होगा, आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा, आपके अपने दिमाग में बैठाना होगा कि सबसे ज्यादा कौन होता, फिर उसके बाद कौन होता, फिर उसके बाद कौन होता है। ये ऑर्डर मैंने लिख दिया है, इसलिए आप इसको रट जाइएगा। HCl सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद NO3, फिर उसके बाद H2SO4, फिर उसके बाद क्या है H3PO4। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, या इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो एसिड कौन होते हैं, एसिड सुबह होते हैं जो ऑलरेडी क्या करते हैं, जो H+ आयन को देते हैं। व्हेन एनी कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इजीली गिवन द H+ आयन, अगर कोई एसिड होगा तो वह मॉलिक्यूल्स, वह कंपाउंड आराम के साथ H+ आयन देगा। किसने कहा है, आर्हीनियस ने कहा है। लेकिन आर्हीनियस ने यह कंसेप्ट दिया था, उसने यह बताया हुआ था कि कोई भी एसिड और बेस का एक्सप्लेन, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का हम तभी कर पाएंगे जब वह ऑलरेडी लिक्विड के फेज में होगा। यानी यहाँ पर पहले तो मैं बेस आपको समझा दूं, पहले तो मैं आपको बेस समझा दूं, ठीक है। बेस की बात करते हैं हम थोड़ा सा, किसकी बात करते हैं, बेस की बात करते हैं। तो बेसेस आर दोज which is easily remove the OH माइनस। बेस कौन होगा, बेस वह होंगे जो इजीली रिमूव द OH माइनस आयन, जो OH माइनस आयन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, वह बेस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। बेसेस आर दोज व्हिच इज इजीली रिमूव द OH माइनस। बेस वह होगा जो इजीली क्या कर दे, OH माइनस। ध्यान यह देना है कि जो H+ आयन गिव्स करेगा वह क्या होगा भाई, एसिड होगा। ध्यान यह देना है कि जो H+ आयन देगा वह क्या होगा, एसिड होगा। जो OH माइनस देगा वह क्या होगा, बेस होगा। हमें तो बात यह अच्छी लगेगी कि हमको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यह चैप्टर BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एसिड और बेस कैरेक्टर एग्जाम में भी है और आज के एंट्रेंस एग्जामों में भी है, कंपटीशन में भी। तो H+ क्या होता है, एसिड होता है, और OH माइनस क्या होता है, बेस होता है। बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट किए थे कि सर एसिड बेस पढ़ाइए, तो मैंने कहा चलिए आपको पढ़ा देते हैं। H+ क्या होता है, एसिड होता है, OH माइनस क्या होता है, बेस होता है। तो कोई भी कंपाउंड होगा या कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, अगर वह H+ आयन दे रहा है तो वह एसिड होगा, अगर वह OH माइनस दे रहा है तो वह बेस होगा। लेकिन यह एक्सप्लेन केवल किसने किया, आर्हीनियस ने। किस कंपाउंडों का किया, आर्हीनियस ने। यह केवल लिक्विड फेज में जो कंपाउंड थे उनका किया था। जैसे आप देख लीजिए NaOH क्या हो गया भाई, NaOH है, NaOH को तोड़िए आप, किस में तोड़ेंगे, Na+, और प्लस किस में तोड़ेंगे, OH माइनस में। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटा, Na++ OH माइनस में टूटा। तो यहाँ पे सोडियम प्लस है, OH माइनस है।
तो सोडियम प्लस में टूटा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा। तो OH माइनस क्या बता रहा है? बेस बता रहा है। यह OH माइनस क्या बता रहा है? आपका बेस बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड ऑलरेडी OH माइनस देगा वह बेस होगा, जो H प्लस आयन देगा वो क्या होगा? एसिड होगा। इसका तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटा? सोडियम प्लस में। और किस में टूटा? OH माइनस में। इसलिए यह क्या हो गया? बेस हो गया। इसलिए यह क्या हो गया भाई? बेस हो गया। क्लियर? तो जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बेस और एसिड में तभी होगा जब OH माइनस देगा तो वो बेस हो जाएगा, जो H प्लस देगा तो एसिड हो जाएगा। आगे देखिएगा आप, NH4OH क्या हो गया? ये NH4OH हो गया। इसको तोड़िएगा आप, NH4 1+, और प्लस किस में टूटा भाई? OH माइनस में। तो NH4OH किस में टूटा? NH4 1+ प्लस OH माइनस में टूट रहा है, इसलिए यह क्या होगा भाई? बेस होगा। यह क्या है? यह ऑलरेडी बेस है। यह बेस क्यों है? यह बेस इसलिए है क्योंकि OH माइनस दे रहे हैं। यह भी बेस है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि यह OH माइनस दे रहे हैं। तो व्हेन एनी कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर गिव्स इजीली OH माइनस आयन व्हिच आर इजीली रिमूव OH माइनस आयन, अगर वह OH माइनस आयन आराम के साथ दे रहा है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर वह H प्लस आयन को दे रहा है तो वह क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि नोट करने वाली बात क्या है? यह देखिएगा, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इट्स कंसेप्ट ओनली फॉलो इन द लिक्विड फेज। यह कंसेप्ट उनके लिए था जो ऑलरेडी लिक्विड के फेज में थे। किसके फेज में थे? लिक्विड के फेज में थे। यह कंसेप्ट केवल उन्हीं के लिए था जो ओनली क्या थे? लिक्विड के फेज में थे, जो लिक्विड के फेज में थे। यानी आर्हीनियस ने जो अपना एसिड और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया हुआ था वह केवल ऑलरेडी लिक्विड के फेज के मॉलिक्यूल्स थे। उन्होंने सॉलिड और गैस के फेज में ऑलरेडी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उन्होंने सॉलिड का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर करने के लिए उसका सॉल्यूशन बनाया करते थे, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया करते थे और तब यह देखते थे कि वह H प्लस आयन या OH माइनस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तब जाकर के वह एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन उन्होंने गैस फेज में जो भी मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने उसका कोई भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे अगर हम बता दें कि सल्फर डाइऑक्साइड या एसिड है कि बेस है, या आर्हीनियस कंसेप्ट फेल हो जाता है और वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए PS3 है, आर्हीनियस कंसेप्ट फेल हो जाता है, उसे वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब बरसात होने लगती है आयोडीन की सहारे से बादल बनने लगते हैं और जब बादल बनने लगते हैं तो बिनौली कहते हैं इसके आइस ड्रॉप निकलने लगता है। यह शुष्क CO2 हुआ करता है। जब बरसात के सीजन में ऑलरेडी पत्थर जिसको कहते हैं कि आज पत्थर पड़ा हुआ है वही शुष्क CO2 हुआ करता है। तो ऑलरेडी आर्हीनियस से पूछा गया कि आप यह बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड या ऑलरेडी एसिड है कि बेस है, आप यह एक्सप्लेन करके बताइए कि CO2 एसिड है कि बेस है, और आप यह एक्सप्लेन करके बताइए कि PS3 एसिड है कि बेस है। आर्हीनियस इज द फेल, आर्हीनियस फेल हो गए, आर्हीनियस असफल हो गए। आर्हीनियस नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द NH3 CO2 एंड SO2 एंड द PS3। आर्हीनियस इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड गैस के फेज में थे। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर हम SO2 की बात करते हैं, SO2 की बात करते हैं और जैसे ही SO2 ऑलरेडी H2O से रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यह बना देगा H2SO4। तो जो वाटर के साथ मिलने के बाद उन गैसों को हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऑलरेडी क्या करते हैं, उसको हम पास कराते हैं और जैसे ही पास होता है, पास होने के बाद हम यह देखते हैं कि वह कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वह कंपाउंड बेसिक कैरेक्टर फॉलो कर रहा है कि नहीं
नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ SO2 + H2O हो गया, तो यहाँ पे H2SO4 बन गया, जिसे हम एसिड कहते हैं, जिसे हम अम्ल कहते हैं। तो इससे यह साबित हो गया कि अगर उन गैसों को हम वाटर मॉलिक्यूल्स के सहारे हम आगे बढ़ाते हैं और वो एक एसिड का काम करने लगते हैं, एक एसिड का बिहेवियर करने लगते हैं, तो ऑलरेडी हमें और आपको यह जान लेना होगा कि वह अम्ल होगा, यानी वह जो गैस होगा वह क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको भी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो ऑलरेडी यहाँ पे H3PO4 बनने लगता है, इसलिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनने लगता है, तो यह साबित कर देता है कि यह क्या है, एसिड है। जैसे CO2 की बात करें हम, तो CO2 की बात के केस में हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर यह H2O से जब रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देगा, तो यह 3CO2 बना देगा, H2CO3 बना देगा। तो इस तरीके से हमने यह जान लिया कि ऑलरेडी यह क्या है, एसिड है। लेकिन अगर हम इसे NH3 को वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो यह बन जाता है आपका NH4OH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बेस का बिहेवियर कर रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि अमोनिया क्या है, बेस है। तो Arrhenius explain, Arrhenius not explain, Arrhenius fell to the explain of the acidic and basic character in are those molecules which are also containing present the gaseous molecules। जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जो गैसीय फेज में थे, उनका आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आर्हीनियस ने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आर्हीनियस एक्सप्लेन ओनली आर दोज मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड व्हिच आर आल्सो हैविंग कंटेनिंग द क्या, लिक्विड फेज, जो केवल लिक्विड के फेज में थे, उसी को आर्हीनियस ने एक्सप्लेन कर पाया और आर्हीनियस ने किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आर्हीनियस ने बताया कि जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का वह सॉलिड या लिक्विड के फेज में है, यदि वह सॉलिड के फेज में है तो उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, और हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करा करके सोल्यूशन करा दीजिए। अगर वह इजिली H+ आयन को रिमूव कर रहा है तो वह एसिड होगा, अगर वह H- आयन को रिमूव कर रहा है तो वह बेस होगा। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे लुईस एसिड एंड बेसेस। लुईस एसिड एंड बेसेस, लुईस का एसिड और बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुईस का एसिड और बेस क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लुईस ने कैरेक्टर ऑफ एसिड, एसिड का कैरेक्टर दिया, कैरेक्टर ऑफ एसिड। लेकिन लुईस के अनुसार जो एसिड होंगे उसे हम लुईस एसिड भी कहेंगे, लुईस के अनुसार जो बेस होगा उसे हम लुईस का बेस भी कहेंगे। आपको बता रहे हैं, यहां से देखिएगा, कैरेक्टर ऑफ एसिड लुईस के अनुसार। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, लुईस ने कहा, ऑल द केटायन आर एसिड, केटायन आर एसिड। लुईस ने कहा कि जितने भी केटायन होंगे वह सभी एसिड होंगे। लुईस ने क्या कहा, ऑल द केटायंस आर एसिड। लुईस ने बताया कि जितने भी केटायन होंगे वह सभी क्या होंगे, एसिड्स होंगे। दूसरा सुन लीजिएगा, ऑल द केटायंस आर एसिड। लुईस ने कहा कि जितने भी केटायन हैं वह सभी क्या है, एसिड्स हैं। लेकिन केटायन कब बनते हैं, केटायन तो तब बनते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, जब कोई परमाणु अपनी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो वहां पर ऑलरेडी हाइयर ऑक्सीडेशन होगा, उसकी साइज उतनी छोटी होती चली जाएगी, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, और वह ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर की तरफ मुड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑल द केटायंस आर एसिड, सभी केटायन एसिड्स हैं, कंफर्म हो गया। अब केटायन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए यह क्या होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन। क्या होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स और एटम या आयन जो ऑलरेडी केटायन हो और उनके पास हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, हाई हो जाए।
क्या हो जाइए, हायर ऑक्सीडेशन नंबर हो। स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, लुईस के अनुसार ऑल द केटान्स आर एसिड्स, सभी केटान क्या होंगे भाई, एसिड्स होंगे। एंड हायर ऑक्सीडेशन नंबर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा। स्मॉलर इन साइज, साइज में स्मॉलर होंगे। और चौथा पॉइंट क्या है, साइज, स्मॉलर इन साइज, साइज इनकी छोटी हो जाएगी या छोटे साइज के होंगे। ऑल द यस ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, यह सभी एसिड होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आ गया। ऑल द यस ब्लॉक एलिमेंट्स आर एसिड, यस ब्लॉक में कौन कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारी यस ब्लॉक के एलिमेंट। और ये सभी क्या होंगे, एसिड्स होंगे। क्यों, इसलिए एसिड्स होंगे कि यह सभी केटान दिया करते हैं। किस लिए एसिड्स होंगे, इसलिए एसिड होंगे कि यह सभी क्या देते हैं, केटान होते हैं। तो लुईस ने यह क्राइटेरिया बताया कि सभी केटान एसिड होंगे, और जो केटान होगा तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर का होगा, और जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर का होगा उसकी साइज छोटी हो जाएगी, जैसे यस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, बेस का कैरेक्टर क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टर ऑफ बेस, बेस का कैरेक्टर उन्होंने बताया, ऑल द एनायन, क्या बताया भाई, ऑल द एनायंस, जितने भी एनायन होंगे वह सभी क्या होंगे, बेस, वह सभी क्या होंगे, बेस होंगे। ऑल द एनायंस आर बेसेस, सभी एनायंस आर बेसेस, सभी एनायंस क्या होते हैं, बेस होते हैं। ऑल द एनायंस आर बेसेस, सभी एनायंस क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये क्या हो जाएंगे भाई, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह लोअर होगा। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लोअर हो जाएगा। इसके बाद लार्जर इन साइज, इनकी जो साइज होगी वह लार्जर हो जाएगी, लार्जर इन साइज। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट हम भूल गए थे, इसको भी लिख देते हैं, पांचवा, ये है लाइट इन वेट, वजन में हल्के हो जाएंगे। ये तो वजन में हल्के हो जाएंगे, लाइट इन वेट, वजन में हल्के हो गए। लार्जर इन साइज, साइज बड़ी हो गई। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, हेवियर इन वेट, वेट क्या हो गया भाई, वजन ज्यादा हो गया, क्योंकि साइज बड़ी हो गई, वजन ज्यादा हो गया। एग्जाम्पल के रूप में आपके ऑल द हैलोजन फैमिली, सभी हैलोजन परिवार के तत्व, ऑल द हैलोजन फैमिली, ऑल द हैलोजन फैमिली की बात करें तो ऑल द हैलोजन फैमिली, अगर हम हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, ऑल द हैलोजन फैमिली, अगर हैलोजन फैमिली, हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन तत्व की बात करते हैं तो वह सभी किस में आ जाएंगे, बेस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भाई, बेस में आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा, ऑल द केटान्स आर एसिड, हायर ऑक्सीडेशन नंबर, स्मॉलर इन साइज, ऑल द यस ब्लॉक एलिमेंट, लाइट इन वेट, ये क्राइटेरिया है आपका एसिड्स का। ऑल द एनायंस आर बेसेस, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, लार्जर इन साइज, हैवियर इन वेट, ऑल द हैलोजन एलिमेंट्स, ये किसका है, बेस का कैरेक्टर है। इस तरीके से लुईस ने कुछ कैरेक्टर बताए हैं। उसके बाद अभी हम आपको कुछ और बताएंगे जो लुईस का अलग से कंसेप्ट है, उसको देखिएगा। अब उसके बाद आप देखिएगा लुईस एसिड का एक और तरीका, लुईस एसिड, all the electron rich molecules, all the electron rich molecule, all the electron rich molecules which is also having at least one lone pair electron is called, is known as
लुईस एसिड। लुईस का एसिड वो कहलाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के धनी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो लिगेंड होंगे, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, यह क्या कहलाएंगे? ऑलरेडी लुईस का एसिड कहलाएंगे। गलत हो गया, लुईस का बेस कहलाएंगे। लुईस बेस। लुईस बेस हो जाएंगे जो भी इलेक्ट्रॉन के धनी होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होंगे वह लुईस के बेस हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे NH3। अब NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, बाहर में होता है 5, 8 होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 होते हैं। बाहर में कितने हैं? 1 है। 8 होने के लिए 7 की जरूरत, 2 होने के लिए 1 की जरूरत। इसलिए कोई भी परमाणु अगर 8 नहीं हो पाता है, उसे 2 होना है, तो ऑलरेडी वह 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दे, उसके पास 2 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 1, 2, 3 और 4 क्या हो गया? 5 हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 हो गया। ये और ये 1 हो गया। या हाइड्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन को लिए इसलिए इसके पास 2 हो गए, या इनसे लिए इसके पास 2 हो गए, और ये इनसे लिया, ये क्या हो गया? 2 हो गया। नाइट्रोजन भी क्या हो गया? इनसे 1 लेता हुआ चला गया, इसके पास क्या हो गया? 8। यानी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर इसका 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन का रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास क्या हो? जोड़े का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हो। ऐसे एटम जो दूसरे एटम से बॉन्ड बना रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा हो, जो किसी को बॉन्ड बनाने में भाग न ले रहे हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग न ले रहे हो, या बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहेंगे। इन्हीं का नाम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और यह इलेक्ट्रॉन के धनी मॉलिक्यूल्स है, या लिगेंड भी कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? लिगेंड भी कहलाते हैं। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिच मॉलिक्यूल्स व्हिच इज आल्सो हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लुईस बेस। इन्हें हम लुईस का बेस कहेंगे। यह लुईस का बेस होता है। यह क्या होता है? लुईस का बेस होता है। यह न्यूक्लियोफाइल होता है। यह क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल होता है। यह क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ऑल द लिगेंड्स क्या होंगे? आल्सो हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी लिगेंड होंगे उनके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होंगे, और साथ ही क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं, यह सभी लुईस के क्या होते हैं? बेस होते हैं। और ये ऑलरेडी बेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं, और उनके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा लुईस का एसिड। क्या होता है भाई? लुईस का एसिड देखिएगा। लुईस एसिड all the electron deficient molecule, all the electron deficient molecule, all the electron deficient molecule is known as Lewis acid. जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, वह सभी क्या होते हैं? लुईस के एसिड्स होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? लुईस के एसिड्स होते हैं। जैसे BF3। क्या हो गई? BF3। BF3 के केस में बोरान का कितना है? 5। बोरान है 5 है बोरान जो है पार्सल
2 और 3, इसको 8 होने के लिए चाहिए 5। इस फ्लोरीन का कितना होता है 9, बाहर में कितने हैं 7, और इसको 8 होने के लिए 1 की ज़रूरत है। तो बोरान हो गया 1 2 और 3, फ्लोरीन हो गया 1 2 3 4, है ना, 5 6 7। कितने फ्लोरीन है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन है। 3 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने इनसे 1 ले लिया, इनके पास क्या हो गया 8 हो गया। इन्होंने इनसे 1 ले लिया, इनके पास 8 हो गया। इन्होंने इनसे 1 ले लिया, 8 हो गया। अब यह बोरान इनसे 1 लेता हुआ चला जाएगा। क्यों भाई, इस तरीके से इसके पास कितना हो गया 6। यानी फ्लोरीन ने बोरान की मदद की। फ्लोरीन और बोरान के बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी हुई। इलेक्ट्रॉनिक के साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड बना करता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी बोरान और फ्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, और एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन फ्लोरीन ने बोरान की मदद की, इसके बावजूद भी बोरान का ऑक्टेन पूरा नहीं हुआ। यानी 2 तिहाई 6, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। यानी फ्लोरीन ने बोरान की मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी बोरान का ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाया, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हो पाया, स्टेबल नहीं हो पाया। इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसलिए क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर आल्सो हैविंग फॉर्मेशन द बॉन्ड बट नॉट कंप्लीट द ऑक्टेन। लेकिन वो ऑक्टेन कंप्लीट ना हो रहा हो। अगर उसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी वहां पर यह होगा कि वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ऑलरेडी वह क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वह लुईस का एसिड होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वह लुईस का क्या होगा, एसिड्स होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था BF3, इसलिए क्या हो गया, एसिड्स हो गया। और कोई भी न्यूट्रल बनाने के लिए एसिड प्लस बेस होना चाहिए। अगर मैं NH3 का रिएक्शन किससे करा दूं, BF3 से करा दूं, तो यह लुईस का क्या हो गया भाई, बेस हो गया। लुईस का क्या है, एसिड है, और यह क्या है, लुईस का बेस है। यह लुईस का बेस है और यह लुईस का एसिड है। दोनों मिलने के बाद क्या बना देगी, NH3.BF3। क्या बना देंगे भाई, NH3.BF3 बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडक्ट प्रोडक्ट बन गया। और यह एडक्ट प्रोडक्ट क्या है, न्यूट्रल है। यह एडक्ट प्रोडक्ट क्या है भाई, न्यूट्रल है। तो हमने आपको बताया लुईस का एसिड क्या होता है और लुईस का बेस क्या होता है। लुईस ने बताया, पहले तो क्राइटेरिया बताया कि क्राइटेरिया क्या होता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का। उन्होंने कहा कि जितने भी एसिड होंगे वह सभी केटायन होंगे, उनकी साइज छोटी होगी, हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लाइट इन वेट होंगे। जैसे यस ब्लॉक के एलिमेंट, यस ब्लॉक के सारे एलिमेंट वह ऑलरेडी एसिड होते हैं कैरेक्टर के रूप में, क्योंकि वह सभी केटायन होते हैं। क्योंकि वह सभी क्या होते हैं, केटायन होते हैं। लेकिन जब हम लुईस बेस की बात करते हैं, जब हम लुईस बेस की बात करते हैं तो लुईस बेस में क्या होगा, ऑल द एनायन, जितने भी एनायन होंगे वह लुईस का बेस होंगे। किसी आयनिक कैरेक्टर की बात हो रही है, आयन की बात हो रही है, वह सभी क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। उनका साइज क्या होगा, लार्जर इन साइज, हैवियर इन वेट। जैसे हैलोजन फैमिली के एलिमेंट ये सभी होते हैं, या लुईस के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि भाई लुईस एसिड किसे कहते हैं। लुईस एसिड्स आर दोज व्हिच आर आल्सो हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। उनके पास वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, यानी बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उनका ऑक्टेन पूरा नहीं रहेगा। वह सभी लुईस के क्या हो जाएंगे, वह सभी लुईस के एसिड हो जाएंगे। जैसे BF3 हो गया। BF3 के केस में फ्लोरीन ने बोरान की मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी बोरान का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इसलिए वह क्या हो गया भाई, एसिड हो गया। बेस कौन होगा, बेस आर दोज व्हिच आर आल्सो हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन किया हो उसे हम कहते हैं बेस, है ना। जैसे ये NH3 हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, सभी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लुईस का बेस होते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लुईस का बेस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के धनी होंगे वह न्यूक्लियोफाइल होंगे, वह लिगेंड कहलाएंगे, वह संकुल कहलाएंगे, वह कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या लुईस का बेस हुआ करता है। तो इस तरीके से कोई एसिड और बेस आपस में मिलकर के क्या बनाता है, जो प्रोडक्ट बनता है वह उदासीन हुआ करता है। वह प्रोडक्ट क्या हुआ करता है, उदासीन हुआ करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आता है ना, करेक्ट ऑर्डर
करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ उसने किस्म दिया हुआ है। उसने कहा कि इसमें से विकल्पी में आ गया। कोई एग्जाम होता है अक्सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अक्सर एग्जाम में बहुत तेजी के साथ पूछता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आप कोई विकल्प दिया हुआ है, उसने कहा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए। HBr, HCbr, HCl हो गया, इज ग्रेटर देन HI, इज ग्रेटर देन HF हो गया। फिर भी करेक्टर हो गया इसका, दैट इज HBr, ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया है? HBr इज ग्रेटर देन HCl, इज ग्रेटर देन HF, इज ग्रेटर देन HI, ऐसा दिया हुआ है। क्लियर हो गया? सी ऑप्शन दिया हुआ है, HI इज ग्रेटर देन, है कि नहीं? मार करके चलिए आप HI को हम हटा ही देते हैं, 3 का ही ले लेते हैं। अक्सर 3 में पूछता है, HI हटाया रहता है, अक्सर 3 को ही ले लेता है, HI हटाया रहता है, HI को हम हटा ही देते हैं, ऐसे दिया हुआ है। फिर उसने दिया है भाई, उसने दिया ऑलरेडी HBr इज ग्रेटर देन HCl, इज ग्रेटर देन HF, उसने दिया HF इज ग्रेटर देन HCl, इज ग्रेटर देन HBr, ऐसा दिया हुआ है। पहला 3 विकल्प बन गया। डी में दे दिया नन ऑफ दीज, डी में दे दिया नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। डी में क्या दे दिया? नन ऑफ दीज। पहले ए ने दिया HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HF, बी ने दिया HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBF, सी ने दिया HF इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HF। तो ऑलरेडी कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि एफिनिटी कैटायन यही तो एसिडिक कैरेक्टर के गुण है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF, है ना? यही होता है भाई। यह गेट 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 2007 का क्वेश्चन है। यह आपका गेट 2007 का भी क्वेश्चन है। PGT TGT वगैरह में भी पूछता है। या PGT 2015 का भी क्वेश्चन है भाई। PGT 2015 में भी यही पूछा था एसिडिक कैरेक्टर से। तो HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF, ये सही होगा। क्लियर हो गया ये? तो ये रहा भाई लुईस का एसिडिक और कैरेक्टर, एसिड और बेस का। तो यह लुईस एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर है जिसके साथ मैं ये निकाल रहा हूँ। यह लुईस का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर है जिसके साथ मैं ये निकाल रहा हूँ। अब इसके बाद आप देखिएगा कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। conjugated acids and base। conjugated acid and base में सबसे पहले हम आपको conjugated base पढ़ाएंगे। conjugated base ये पढ़ाएंगे। देख conjugated base क्या है इसको देखिएगा। when an acid remove the proton ठीक। जब एक एसिड क्या करे? रिमूव द प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिमूव करे। When an acid remove the proton, remaining species is known as acid, is known as conjugated base, is known as conjugated base, is known as conjugated base, conjugated base। जब कोई एसिड प्रोटॉन को रिमूव करता है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि बे एसिड जो होगा वो प्रोटॉन को रिमूव करेगा। प्रोटॉन का मतलब H+ आयन,
यानी कि H प्लस आयन को प्रोटॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और जैसे कि वह निकल जाता है वह तुरंत उसके ऊपर एक कैटायन आ जाता है, तो उसका जो सर्वा होता है, उसका जो ओरिजिनल पार्टिकल होता है, उस समय जो उसका वजूद होता है वह H प्लस आयन हुआ करता है, इसलिए वह प्रोटॉन कहलाता है, वह प्रोटॉन कहलाता है। और वह एक एक्टिव प्रोटॉन होता है क्योंकि वह किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और उसे कैटायन के रूप में कर देता है। ऐसी स्थिति में व्हेन एन एसिड रिमूव द प्रोटॉन रिमेनिंग स्पीशीज इज नोन एज कॉन्जुगेटेड बेस। जब कोई एसिड, जब कोई अम्ल ऑलरेडी प्रोटॉन को रिमूव करेगा तो जो बचा हुआ भाग होगा, जो रिमेनिंग स्पीशीज होगी, वह ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, अगर HCl है तो यह HCl क्या करेगा? यह HCl प्रोटॉन को रिमूव करेगा और बचेगा क्या? Cl माइनस बचेगा। यानी HCl जो होगा वह H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में टूटेगा, तो ऑलरेडी H प्लस आयन टूटने की वजह से ही तो एसिड है। यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन एन एसिड रिमूव द प्रोटॉन रिमेनिंग स्पीशीज इज नोन एज कॉन्जुगेटेड बेस। जब कोई एसिड किसी भी प्रोटॉन को रिमूव करता है तो बचा हुआ जो शेष बचता है यही इसका कॉन्जुगेटेड बेस होता है। क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। तो जब कोई एसिड प्रोटॉन को रिमूव करता है तो बचा हुआ जो शेष भाग होगा, रिमेनिंग स्पीशीज होगा, वही क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। जैसे HCl होता है तो HCl एक एसिड है, इसने प्रोटॉन को रिमूव किया, H प्लस आयन को रिमूव किया, बचा हुआ भाग क्या था? Cl माइनस। यह क्या कहलाया? कॉन्जुगेटेड बेस कहलाया। तो व्हेन एन एसिड रिमूव द प्रोटॉन, जैसे ही प्रोटॉन को रिमूव करेगा उसका जो शेष आयन बचेगा वह शेष आयन क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। तो यह क्या हो गया भाई? कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। जब किसी भी अम्ल के पास से हाइड्रोजन आयन हट जाता है तो शेष बचा हुआ भाग कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है, संयुग्मित क्षार कहलाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है कॉन्जुगेटेड एसिड। conjugated acid. Conjugated acid, any species or molecule, any species or molecules, कोई स्पीसीज हो या मॉलिक्यूल, when accept the proton, निकले हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, when accept the proton, forming species is known as conjugated base. Conjugated base. Any species or molecules when accept proton forming species is known as conjugated base. Conjugated acid is known as conjugated acid. जब कोई स्पीसीज या मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, किसको कर रहा हो? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा? कंजुगेटेड एसिड। जैसे NH3 है, इसका रिएक्शन मैंने HCl से करा दिया, अब क्या बना भाई? दैट इज NH4 1 प्लस, अब प्लस क्या बना? प्लस NH4 1 प्लस प्लस Cl माइनस, ये बना। आप देख सकते हैं HCl ने H को दिया, Cl माइनस दिया, तो यह H प्लस आयन ऑलरेडी टूटा आपका H प्लस और Cl माइनस में टूटा। यह H प्लस आयन किसने कंटेन किया? NH3 ने कंटेन किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी स्पीसीज और मॉलिक्यूल
व्हेन एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, फॉर्मिंग स्पीसीज इज नोन एज कॉन्जुगेटेड एसिड। तो यह क्या हो गया भाई? कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड एसिड है और ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस। ये आपका कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस, क्योंकि इसने प्रोटॉन को रिमूव किया, इसने प्रोटॉन को रिमूव किया, इसलिए रिमेनिंग स्पीसीज कॉन्जुगेटेड बेस, और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए कॉन्जुगेटेड एसिड। व्हेन एन एसिड रिमूव द प्रोटॉन, remaining species is known as conjugated base, or when any species are molecules which are accept the proton forming species is called the conjugated acid। conjugated acid हो गया ये conjugated base हो गया। नोट, यहाँ पे नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात यह है कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा, अगर एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। नोट करने वाली बात यह है कि अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा, कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। पूरा का पूरा उल्टा। एसिड है, बेस हो गया, स्ट्रांग था, वीक हो गया, बस एक नया वर्ड लग गया कॉन्जुगेटेड। उल्टा हो जाता है। एसिड होगा तो बेस हो जाएगा, स्ट्रांग होगा तो वीक हो जाएगा, लेकिन केवल एक शब्द लग जाएगा कॉन्जुगेटेड। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी एसिड से, कोई भी एसिड अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो बनाने वाला जो प्रोडक्ट होगा वह बेस होगा, लेकिन अगर वह एसिड स्ट्रांग होगा तो वह वीक होगा। अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसके द्वारा जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वह वीक होगा। अगर एसिड क्या है? वीक है। अगर एसिड वीक है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा, उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। ये भी अगर एसिड वीक है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड, अगर एसिड स्ट्रांग है, वीक है, तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रांग। अगर एसिड वीक है तो उससे बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रांग है, अगर बेस स्ट्रांग है तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड वीक होगा, बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर बेस वीक है, अगर बेस वीक है, कमजोर है, तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा, तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा। ये कंडीशन होती है। बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो एसिड स्ट्रांग होगा तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस वीक हो जाएगा। अगर एसिड वीक होगा तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा। अगर बेस स्ट्रांग है तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड वीक होगा। अगर बेस वीक है तो बनने वाला कॉन्जुगेटेड एसिड स्ट्रांग होगा। यानी ठीक इसी का उल्टा। ये देखिए एसिड है, स्ट्रांग है, या देखिए बेस है, वीक है, बट कॉन्जुगेटेड लग गया है। या एसिड है, वीक है, या है बेस है, स्ट्रांग है, या बेस है, स्ट्रांग है, या एसिड है, वीक है, या बेस है, वीक है, या एसिड है, स्ट्रांग है। तो ये रहा तरीका। आपको मैंने कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बताया। मैंने कहा कि अगर कोई स्पीसीज है और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो फार्मिंग स्पीसीज इन्होंने कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, रिमेनिंग स्पीसीज इन्होंने कॉन्जुगेटेड बेस। और एसिड और बेस आपस में मिलकर के ही तो साल्ट बनाया करते हैं, न्यूट्रल हुआ करते हैं। एसिड और बेस ही तो आपस में मिल करके न्यूट्रल हुआ करते हैं। तो इस तरह से एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं जितना मैंने आपसे पढ़ाया है। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि एसिड क्या होते हैं। एसिड में हमने आपको बताया जो एसिड होते हैं वह अम्ल और क्षार होते हैं। अम्ल और क्षार की परिभाषा जूनियर हाई स्कूल में आपने पढ़ा कि अम्ल वह कहलाएंगे जो ऑलरेडी खट्टा होंगे, जो नमकपन में होंगे वह क्या हो जाएंगे? आपके क्षार हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने आपको यह बताया कि आप धीरे धीरे अगली कक्षा में गए, पॉपुलर वैज्ञानिक का आर्हेनियस आया। आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वह होगा जो H+ आयन देगा,
क्षार हुआ होगा जो OH माइनस देगा। ये क्लियर हो गया। तो फिर उसके बाद यह होगा कि भाई H+ आयन जैसे H2SO4 H+ आयन दिया इसलिए वह अम्ल हो गया, HNO3 ने H+ आयन दिया इसलिए वह अम्ल हो गया। ये चीज़ हो गया। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि HNO3 का ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए उसने क्या पूछ लिया, HNO3 का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ए में दे दिया H2NO3 ऐसे दे दिया 2+ दे दिया, बी ऑप्शन उसने दे दिया HNO3, सी ऑप्शन दे दिया H2NO3 1+ दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन क्या दे दिया, नन ऑफ दीज ऐसे दे दिया उसने। तो ऑलरेडी आप यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करा दीजिए। प्रोटॉन जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो यह क्या बन जाएगा, H2NO3 1+, ये बन गया। तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा भाई, H2NO3, क्योंकि वह क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पर ये एसिड है लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट होने की वजह से कॉन्जुगेटेड एसिड हो रहा है। लेकिन अगर इसका कोई कह दे कि इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, क्या कह दिया इसने, इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, तो ऑलरेडी आप H+ आयन निकाल करके HNO3 दिखाई देंगे। तो ऑलरेडी यह क्या हो जाएगा, CV का मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। ऑलरेडी यह क्या हो जाएगा, CV, और CV का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। ये तरीका हो गया। यही चीज़ें होती हैं। जैसे किसी ने कहा कि NH2 है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, NH3 है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा। ऑप्शन ये दे दिया NH3, बी दे दिया आपका NH4 1+ ऐसा दे दिया, सी में दे दिया NH3- या 2- कर लीजिए, और डी में दे दिया नन ऑफ दिस। तो आप यहाँ पर एक H+ कंटेन कराएंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड का रहा है। तो जैसे ही आप H+ आयन कंटेन कराएंगे तो ऑलरेडी ये क्या बनेगा, NH3, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। अगर इसी का पूछ ले कि इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, ऐसे पूछ लिया कि इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, तो ऑलरेडी जब कॉन्जुगेटेड बेस पूछेगा तो एक H+ हटाएंगे आप। तो NH2 में से जैसे ही आप एक माइनस हटाएंगे एक H+, तो ऑलरेडी NH2- हो जाएगा। तो यह इसका क्या हो जाएगा, CV कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि कैसे कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस निकालते हैं। अगर वह कहेगा कि इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, तुरंत आप H+ कंटेन करा दीजिएगा। इस पर तो सवाल पक्का है यानी, और बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग जान ही नहीं पाते हैं यार कॉन्जुगेटेड एसिड की परिभाषा क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस की क्या परिभाषा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कैसे हम पहचानेंगे, यही नहीं जान पाते हैं और विकल्प गलत करके चले आते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एसिड कौन होगा कि ऑलरेडी वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, फॉर्मिंग स्पीसीज बनाएगा। तो आप ये मत समझिए उसके ऊपर केटायन नहीं आएगा, वो तो कंडीशन बताएगा कि किस तरह का है। ऑलरेडी अगर वो माइनस है और कोई प्लस जा रहा है तो ऑलरेडी उसको न्यूट्रल कर देगा। तो भाई कंडीशनल मैटर है कि वहाँ कैसे क्या है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा ऑलरेडी वह कॉन्जुगेटेड एसिड होगा, और जो H+ आयन को डोनर करेगा रिमेनिंग स्पीसीज जो बचेगी वह रिमेनिंग स्पीसीज ही क्या होगी, कॉन्जुगेटेड बेस होगी। इस पर सवाल जरूर आते हैं। तो सरसरी निगाह से हम जितना आपको पढ़ाए हैं आपको तुरंत फटाफट बताते चलते हैं। आपको हम बता दें कि हमने आपको बताया एसिड और बेसिक कैरेक्टर आर्हेनियस का, जो H+ आयन देगा वह एसिड होगा, जो OH- आयन देगा वह बेस होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लुईस एसिड बेस कैरेक्टर, लुईस हमने बताया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स वह लुईस के एसिड होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स वह लुईस के बेस होते हैं। फिर उसके बाद लुईस एसिड कैरेक्टर मैंने बताया, और फिर मैंने आपको कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बताया। अब अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे, ऑलरेडी हम आपको यह बताएंगे कि हम किस तरह से ब्रास्टर-लोरी कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ब्रास्टर-लोरी कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको पियर्सन कॉन्सेप्ट बताएंगे, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन करके बताएंगे। फिर उसके बाद मैं आप थोड़ा सा उसका वो बता दूंगा आपको, क्या कहते हैं कि कैसे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस को, और कैसे पियर्सन का कॉन्सेप्ट क्या था ये बताएंगे, है कि नहीं। सिम्बायोसिस बता देंगे हम। फिर उसके बाद हम आपको अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट BSc सेकेंड ईयर का वो भी चैप्टर बता देंगे। तो इस तरह से हम
आज हमने आपको एसिड और बेसिड के कुछ चैप्टरों को एक्सप्लेन किया है और मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको जो समझ में ना आता उसे ज़रूर पूछिएगा, उस पर कमेंट लिखा करिए ताकि मैं अपने अंदर उसको सुधार सकूं और अपने बातों को, अपने कंसेप्ट को, केमिस्ट्री के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से आपकी तक पहुंचाने की कोशिश करूं और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ा करिए, नोट्स बनाया करिए। पीडीएफ भी दिया जाता है साथ में, पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और इस तरीके से क्लास मिस ना किया करिए, क्लास ज़रूर किया करिए। ओके थैंक्स, ओके थैंक्स, ओके थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।